हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में उपन्यास की भूमिका की सीरीज चल रही है। हम रोज़ एक उपन्यास की भूमिका को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम धरती धन्य अपना उपन्यास की भूमिका को पढ़ने वाले हैं। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र, ठीक है। इसकी कथा वस्तु में पंजाब के दलित मजदूरों की कहानी है, ठीक है। इसमें कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ जगदीश जी ने चित्रित किया है और इसमें जाति व्यवस्था के पीछे छुपे स्वार्थ और षड्यंत्र को भी उजागर किया है, ठीक है। तो चलिए हम उपन्यास की भूमिका को देख लेते हैं। भूमिका से पहले लेखक ने सोम आनंद को इस उपन्यास को समर्पित किया है, ठीक है। सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जगदीश चंद्र को धरती धन्य उपन्यास लिखने की प्रेरणा सोम आनंद ने ही दी थी, ठीक है। पूछा जा सकता है। अब इसकी भूमिका को देख लेते हैं हम। मेरी ओर से शीर्षक से भूमिका लिखी गई है, ठीक है। भूमिका के शीर्षक आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम आगे। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोर अवस्था को कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है, ठीक है। तो इस उपन्यास को उन्होंने जो किशोर अवस्था में जो देखा है उसी को इस उपन्यास में उन्होंने लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा। मेरी किशोर अवस्था में मेरे ननिहाल के गांव रलहन पंजाब में बीती। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर जगदीश चंद्र का गांव उन्होंने बता दिया है कि वो पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ के एक गांव का एक हरिजन परिवार उनके नाना जी की जमीन जोतता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। हरिजन की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थी, कुछ परंपराएं और सीमाएं थी जिनमें बंध कर चलना पड़ता था, ठीक है। जब वो उनकी बस्ती में जाते थे, हरिजनों की बस्ती में, तो वहाँ पर जाने के लिए उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, ठीक है। गांव का दोहित होने के कारण मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। मेरा किशोर मन बंधनों के इसी झीनी सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया भी और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी, ठीक है। तो लेखक को मना करने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी उत्सुकता थी कि वो फिर भी वहाँ पर जाते थे और उन बंधनों को तोड़ते भी थे, ठीक है। यानी कि जो मर्यादाएं थी, परंपराएं थी, सीमाएं थी, उनको कई बार लेखक ने तोड़ा है, ठीक है। जो उनके परिवार वालों ने उन्हें मना किया है करने के लिए, वो काम भी उन्होंने किया है। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी, ठीक है। इसका मतलब है कि जब लेखक ने निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि गांव में हरिजनों के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। ये बात है 1972 की, जब ये उपन्यास लिखा गया था, ठीक है। यानी कि तब तो ये होता ही था, लेकिन भारत में आज भी वही पुरानी जाति व्यवस्था है, हम रोज समाचार में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। परंतु इन्हें अभिव्यक्त करने का कोई
भाग पता चलने लगा। मैं यह सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभावों की चक्की में युग युगांतरों से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। ठीक, जिस भूमि पर वे रहते थे उस जमीन को वे जोतते थे, यहाँ तक कि जिन छपरों में वे रहते थे कुछ भी उनका नहीं था। ठीक है, यानी कि खेती करते थे वो, तो भी खेत उनके नहीं थे। जिस घर में रहते थे वो घर उनका नहीं था। ठीक है, इन्हीं वार्ता को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपस्थित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। ठीक है, देखिए हमें यहाँ उपन्यास की कथा वस्तु पता चल गई है। ठीक है, लेखक ने यह उपन्यास पंजाब के हरिजन मजदूरों पर हो रही यातना को इस उपन्यास में चित्रित किया है। ठीक है, जो उन्होंने किशोर अवस्था में देखा था। आगे देख लेते हैं। अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, परंतु फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला है। मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है और कहीं भी अपने मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। ठीक है, यानी कि कोई उन्होंने मन से उपन्यास नहीं लिखा है, जो उन्होंने सच में देखा है वही इस उपन्यास में उकेरा है। ठीक है, भूमिका यहाँ पर समाप्त होती है। लेखक जगदीश चंद्र ने उनकी किशोर अवस्था में देखा कि हरिजनों का इस गांव में खुद का कुछ भी नहीं है, ना खेत है, ना घर है, ना जमीन, कुछ भी नहीं है। वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वे किसी एक बड़े वर्ग के पैरों तले दबे हैं। और लेखक का यही कहना है कि मैंने उनका दुख नहीं भोगा है, यानी कि वो खुद एक बड़े वर्ग के परिवार से आते हैं, फिर भी उन्होंने इनके दुख को समझने की कोशिश की है और उनकी पीड़ा को इस उपन्यास में चित्रित किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने यही सोचा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो एक लेखक थे तो उन्होंने उनके लिए एक उपन्यास ही लिख डाला। ठीक है, ठीक है, तो उपन्यास की भूमिका से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए सभी उपन्यास की भूमिका को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरे चैनल पर उपन्यास की भूमिका की सीरीज़ का प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी उपन्यासों की भूमिका मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।